नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे में हम निफ्टी बैंक पर आपकी रणनीति क्या हो, स्टैट्स क्या कहते हैं, सुबह हमने क्या व्यू लिया था, स्टैट्स के मुताबिक, प्रीवियस क्लोज के मुताबिक, एफआईएस के अप्रोच के मुताबिक और सेंटीमेंट और ग्लोबल हैंडओवर के मुताबिक, सब पे करेंगे बातचीत। आशीष बहती हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे निफ्टी बैंक पे, स्टॉक्स पे और ऑप्शन ट्रेड्स से अपना व्यू देने के लिए। आशीष नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और इसके सिवा हम बातचीत करेंगे आज एशियन पेंट्स के नंबर्स पे और हमारे साथ कुछ ही देर में कंपनी मैनेजमेंट जुड़ेगी। इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे रहे, बारीकियां क्या रहीं, अगले क्वार्टर के लिए उनका आउटलुक, अगले फिस्कल के लिए उनका आउटलुक, इन सब पे बातचीत होगी एशियन पेंट्स की मैनेजमेंट से। श्री अमित सिंगले साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, एमडी एंड सीईओ एशियन पेंट्स के। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, टाटा सन्स जिसकी 26 मई को बोर्ड बैठक हुई, इस बैठक में अगर आप देखें कुछ चीज़ें अगर आप देखें ठीक नहीं रही, और इस बोर्ड के बीच में अगर आप देखें कुछ ऐसी अगर आप देखें बातचीत हुई जिसको लेकर थोड़ा सा अगर आप देखें बाजार के मन में संदेह जरूर आएगा। मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इस पूरी खबर को समझते हैं सबसे पहले, और हमारे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त देवऋषि चाकी मौजूद हैं, सीनियर एडिटर मनी कंट्रोल के। तब ये जानना चाहूँगा आपसे एग्जैक्टली, देखिए हम सब इस महत्वपूर्ण कंपनी की लिस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, बाजार इसके बारे में सोच रहा है, बाजार आगे बढ़ रहा है इसको लेकर। अच्छा, अभी जुड़े नहीं है, ठीक है, अभी टेक्निकल ग्लिच है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इस 26 मई की बोर्ड बैठक में हुआ क्या, इसको लेकर अगर आप देखें बातचीत करेंगे। थोड़े मतभेद, थोड़े से डाउट्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, उसका अभाव नजर आया। मैं इस खबर पे आऊँगा, उससे पहले एक बार जरा मार्केट्स को देखते हैं। निफ्टी इज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट डे लो, दिन के सबसे निचले स्तरों पर 23,523 पर ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक करीब 53,978 के स्तर पे। आज सुबह सुबह दोनों ही इंडिसेस ने जहां से करवट ली, जहां से रिवर्सल लिया, दोनों ही इंडिसेस ने एग्जैक्टली वही किया जो शुक्रवार को किया था। एवरेज कॉलाइटस के जोन से कोलैप्स। आज दोनों ही इंडिसेस का जो इंट्राडे हाई है वो है 10 डे में। तो कोई कन्विक्शन बाजार के पास, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लोबल हैंडओवर यूएस मार्केट्स से, स्ट्रॉन्ग एशियन मार्केट्स का सेटअप, लेकिन उसके अगेंस्ट आप कोलैप्स हुए। एक बार जरा स्टैट्स लेके आइए, सुबह हमने क्या अप्रोच ली थी उस पर बातचीत करते हैं पहले। देखिए, एक क्लियर सेंस मैंने आपको दिया था कि स्टैट्स के मुताबिक अभी हमको एक रेंज नजर आ रही है, और उस रेंज का हायर एज है आपका 760, 821। दैट सुबह की रणनीति लेके आइए पहले। इस जोन में अगर आपको निफ्टी मिलता है, और निफ्टी मिल भी गया, जब मैंने अपनी रणनीति लिखा था, जब फर्स्ट एक आया था गिफ्ट निफ्टी का, इट वाज डाउन अबाउट 180 पॉइंट्स, 760, 821। इट्स अ क्रिटिकल सप्लाई जोन, ये आप शॉर्ट करेंगे। और 821 जब तक पार नहीं हो रहा है, स्थिरता शब्द का हम इस्तेमाल भी नहीं करेंगे हाई ट्रैजेक्टरीज में। और जब आप कोलैप्स होंगे, कंसीडरिंग द फैक्ट यहाँ पे कॉलाइटर्स हैं, यहाँ पे 10 डेमा है, यहाँ पे 20 डेमा है, ये कोलैप्स आपको मिलेगा कहाँ तक? बेसमेंट तक। कॉलाइटर्स के पास 700 के 800 के कॉलाइटर्स के पास 10-20 डेमा है, 24,000 के कॉलाइटर के पास 50 डेमा है, लेकिन यहाँ पे पुट राइटर्स के पास कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर पुट बिकी हुई थी, और एक लॉजिक यही कह रहा था कि जब भी हम शॉर्ट करें तो इस रेंज में आकर अपने शॉर्ट को चेक करें। बट इट सेम्स ये प्रेशर जो है ना, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है, क्योंकि अब शायद हम इस जोन को भी तोड़ें। याद रखिएगा, इस रेंज में ट्रेड को चेक जरूर करिए। बट मैं इस बात को मैं कह रहा हूं, वेदर इट्स टुडे और टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, अगर हम इस रेंज को वायलेट करते हैं, इट विल बी अ थर्ड ब्रीच ऑफ ऑप्शन राइटर्स जोन। पहले कितना टूटा आपका 23,800 टूटा, फिर क्या टूटा आपका 23,500 टूटा, तो ये थर्ड ब्रीच होगा। इन दैट केस अ कोलैप्स टुवर्ड्स 412, 351 और 309 पॉसिबल है, विदाउट वॉचिंग एनी स्टैट्स। मैं ये बात कह रहा हूं आपको। प्लीज ऑप्शन स्टैट्स लेके आइएगा, लेकिन उससे काम करते हैं, पहले बात कर लेते हैं। चलिए अब उसी खबर पे लौटते हैं एक बार। हमारे साथ देवशीष मौजूद भी हैं इस वक्त। देवऋषि, माफ कीजिएगा। तब ये जानना चाहूँगा आपसे, पहले तो बताइए कि ये मामला क्या हुआ, टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर क्या बोर्ड में मतभेद नजर आए, और
एग्जैक्टली मतलब कुछ प्रोसीडिंग्स का आप उल्लेख करेंगे कि कहाँ से लगता है कि मतभेद था और इस लिस्टिंग के लिए ग्रुप आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इसको लेकर थोड़ा संदेह आता है आपके मन में? जी बिल्कुल नहीं। तो जो 26 तारीख की जो मीटिंग हुई है टाटा सन्स के बोर्ड की, हाँ। जिसमें काफी सारे बोर्ड मेंबर्स, सारे बोर्ड मेंबर्स प्रेजेंट थे, तो उसमें ये निकल के आ रहा है, जो हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं, हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि नोएल टाटा ने बेसिकली उन्होंने कुछ चीजों पे ऑब्जेक्शन रेज की। उन्होंने सबसे पहले तो चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन है, उनको ये स्पष्ट करने को कहा कि उनकी क्या क्या पोजीशन है ऑन टाटा सन के जो लिस्टिंग को लेकर। तो उस पे हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं, सूत्र हमें बता रहे हैं कि उन पे कोई सीधा जवाब उनको मिला नहीं चंद्रशेखरन जी से। तो एक ये बड़ी मतभेद दो टाटा ग्रुप में निकल के आ रही है कि इसमें पूरी तरह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि टाटा सन की लिस्टिंग पे जो उनकी लीडरशिप है वो क्या सोचते हैं। नोएल टाटा का स्टैंड बड़ा क्लियर है, वो चाहते हैं कि टाटा सन्स अनलिस्टेड रहे। उन्होंने कहा है कि टाटा सन्स अगर अनलिस्टेड रहेगा तभी टाटा ग्रुप की जो फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स हैं, जो टाटा ट्रस्ट जिनको हैंडल करती है, वो कंटिन्यू होते रहेंगे। बिकॉज आप समझते हैं कि काफी सारा डिविडेंड आता है टाटा सन्स में, जो टाटा ट्रस्ट फिर उसको यूज करती है फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए, हॉस्पिटल्स बनाती है, शिक्षा के लिए लगाती है। तो वो सारी चीजों को वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर टाटा सन्स लिस्ट हो जाती है तो शेयर होल्डर्स का दबाव आ जाएगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का दबाव आ जाएगा। तो इन चीजों से वो अलग रखना चाहते हैं। चंद्रा ने पहले तो ये कहा है कि टाटा सन्स को अनलिस्टेड रखेंगे। उन्होंने टाटा सन्स की जो पब्लिक डेट है उसको भी रिटायर किया, लेकिन हाल फिलहाल में उनका क्या स्टैंड है वो क्लियर नहीं है। वो नोएल टाटा ने उनको मीटिंग में स्पष्ट रूप से कहा कि आप प्लीज अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, और हमारे सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि कोई क्लियर आंसर उनकी तरफ से नहीं आया। तो अब ये जो मुद्दा है ये आगे भी कंटिन्यू ऐसे ही होता रहेगा जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, और ये जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक वो टाटा का जो मतभेद हम सब देख रहे हैं काफी काफी महीनों से चल रहा है, वो बरकरार रहेगा। अच्छा, नोएल टाटा ने क्या इस संदर्भ में भी कोई प्रश्न किया है कि वेदर आप इस लिस्टिंग के लिए प्रोसीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आप डिले भी करना चाहते हैं तो आरबीआई के साथ आपने कोई समन्वय बिठाया इस संदर्भ में, क्या नहीं, ऐसा कुछ है क्या? जी, नोएल टाटा ने जहां तक हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं टाटा सन को अनलिस्टेड रखने के लिए। तो इस पे जो जवाब आया वो जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि इन्होंने कहा है कि हमने पब्लिक डेट जो है टाटा सन्स का उसको रिटायर कर दिया है। इसके अलावा हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो नोएल टाटा चाहते हैं कि टाटा ग्रुप, टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट और भी फोर्सफुली गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स के साथ में एंगेज हो और उनको बताएं कि अनलिस्टेड रहने से क्या फायदे हैं। तो ये चीज चंद्रशेखरन से पूछा गया। जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब इस पर दिया नहीं। नोएल टाटा ने इसके अलावा हमारे सूत्र में बता रहे हैं, उन्होंने आरबीआई को भी लिखा है, डायरेक्टली लिखा है आरबीआई को, टाटा ट्रस्ट के बिहाफ से, वो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है। तो उन्होंने भी इस बात को उन्होंने हाईलाइट किया है कि टाटा सन्स को अनलिस्टेड रहने दिया जाए, और ताकि वो अपना जो कोर ऑब्जेक्टिव है विच इज पब्लिक फिलैंथ्रोपी, उस पर वो कंटिन्यू कर सके। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के दृश्य और इस चीज़ों को क्लियर करने के लिए। तो एक मतभेद नजर आया और नोएल टाटा काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो इस लिस्टिंग के लिए प्रोसीड नहीं करना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अब एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए मैं निफ्टी बैंक की चर्चा से थोड़ा सा डिविएट करूंगा और एशियन पेंट्स के नंबर्स को लेकर बातचीत करते हैं। और हमारे साथ श्री अमित सिंगले साहब, MD and CEO एशियन पेंट्स के मौजूद हैं। और जब ये नंबर्स आए थे, हम सब अगर आप देखें एक चीज़ को लेकर काफ़ी प्रभावित हुए थे। इनके Q4 डेकोरेटिव वॉल्यूम्स 12.4% अगर आप देखें तो ग्रो हुए। मेरे ख्याल से काफ़ी समय बाद ये इतने स्ट्रॉन्ग रहे नंबर। सिंगले साहब, इसका एग्जैक्टली अगर आप देखें कारण क्या था इस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का, स्पेशली इन डेकोरेटिव सेगमेंट, और क्या ये आगे जाके भी कंटिन्यू कर पाएगी सेम ग्रोथ इन कमिंग क्वार्टर्स? सो ओवरऑल अगर हम क्वार्टर 4 देखें तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा क्वार्टर गया है। ओवरऑल 11% के लगभग का वैल्यू ग्रोथ रहा है, अबाउट 12.7% का ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ रहा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें हमारे जो ओवरऑल मार्जिन्स हैं, पीबीडीआईटी मार्जिन्स कंसोलिडेटेड लेवल पे 19.4% से जो 210 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर क्वार्टर के ऊपर ज़्यादा थे। तो अगर हम ओवरऑल क्वार्टर देखें, काफ़ी बैलेंस्ड क्वार्टर हमने देखा। तीनों मंथ्स में अच्छा डबल डिजिट हमने वॉल्यूम ग्रोथ का आभास किया।
और अगर हम देखें मंथ, जो मार्च का महीना था उसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी रही गिवन द जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जो रही, और उसकी वजह से हमने कुछ प्राइस इंक्रीजेस अनाउंस करे। तो हम समझते हैं कि मार्च के महीने में थोड़ा सा चैनल में मटेरियल गया है, जिसकी वजह से जो मार्च का महीना है इज डेफिनेटली 3 to 5% हायर देन पॉसिबली जो हमारे हमने जैन टू फरवरी के मंथ्स देखे। स्पेशली अगर हम देखें ओवरऑल जो प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया मार्च के महीने में। तो हम समझते हैं कि ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल क्वार्टर में रिटेल डिमांड भी अच्छा रहा, इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी बेहतर रहा, और जो बी टू बी डिमांड है वो भी अच्छा प्रदर्शन हुआ। तो कुल मिला के ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्ट्रांग प्रदर्शन रहा। और सिर्फ मार्च करके ही हम नहीं देखते ओवरऑल क्वार्टर बना रहा, मैं बट ओवरऑल हम समझते हैं कि हाँ, मैं सर आना चाहूँगा कि FY27 में क्या आप किस प्रकार के वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? सो ओवरऑल हमने इस साल ये मेंटेन किया है कि जिस तरह का जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है, जिस तरह से मार्केट में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चल रहा है, उसकी वजह से आई थिंक इस साल बेहतर यही होगा कि हम क्वार्टर टू क्वार्टर का थोड़ा परफॉर्मेंस देखें। तो उस हिसाब से अगर हम देखें Q1 में हमने ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान किया है कि लगभग 8 से 10% का रहना चाहिए। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम किस तरह से ओवरऑल एक कैलिब्रेटेड वे में, एक संगठित वे में कुछ प्राइस इंक्रीजेस मार्केट में रखते रहें, और ओवरऑल हाँ, डिमांड को थोड़ा बनाए रखें मार्केट को, और ओके, ठीक है, इन्फ्लेशन। आई गॉट योर पॉइंट सर। मुझे इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी हद तक मिल गया। अब जिस तरीके से पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़े हैं, क्रूड जिस तरीके से हाई ट्रेजेक्टरीज पर भी मेंटेन्ड है, डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपका? मतलब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपको कुछ प्राइस हाइक लेने भी पड़ेंगे कि अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मार्जिन्स का आउटलुक क्या है आपका? सो ओवरऑल हमने अभी तक लगभग 10.6% का प्राइस हाइक लिया है। एक प्राइस हाइक हमने और 2 to 4% का अभी हाल ही में अनाउंस किया। तो ओवरऑल हम समझते हैं कि हम कुछ पार्ट जो इन्फ्लेशन का है वो कुछ ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ संगठित वे में हम प्राइस हाइक मार्केट में रख रहे हैं, ताकि हम थोड़ा ओवरऑल डिमांड को बैलेंस कर सकें और अपने मार्जिन्स को भी बैलेंस कर सकें। इसी को लेके हम ओवरऑल, हमारी कोशिश यही है कि ओवरऑल हम थोड़ा प्रीमियमाइजेशन की तरफ अपना ध्यान आधारित करें, ओवरऑल इनोवेशन ओके, रखें मार्केट में, जो कॉस्ट का फ्रेमवर्क है उसको एक संगठित वे हाँ, में लेके जाएं, ताकि ओके, ओवरऑल हम जो ओके, ग्रोथ को बैलेंस कर सकें जी, और अपने मार्जिन्स को भी अपने साथ रख सकें। उसके साथ साथ कंज्यूमर की डिमांड को बढ़ाने के लिए किस तरह से कंज्यूमर को आकर्षित किया जा सकता है, किस तरह से हम उसको आगे लेके जा सकते हैं, वही हमारी कोशिश है। क्योंकि हम समझते हैं कि जहां तक कि रीपेंटिंग सेगमेंट है, ओवरऑल एक लेबर का कंपोनेंट भी रहता है। तो जो ओवरऑल मटेरियल का कंपोनेंट है वो लगभग 40% है, लेबर का 60% है। और जितने भी इंक्रीजेस हुए हैं उसकी वजह से अगर हम देखें हाँ, ओवरऑल कंज्यूमर प्राइसिंग में उसका 40% ही इम्पैक्ट आया है। तो हमारी होप यही है ओके, कि, और ठीक एक है, डन। सर मैं अब जिस प्रश्न पे आना चाह रहा था, कि जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एशियन पेंट्स इटसेल्फ और ये पूरी इंडस्ट्री अगर आप देखें एक बड़े ही कंपिटेटिव एनवायरनमेंट से गुजरी है पिछले 2 साल में। कुछ नए प्लेयर्स आए, क्या अब चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं? क्या डस्ट सेटल डाउन हो रही है? और एक और चीज़, क्या प्राइसिंग पावर अब थोड़ी सी कम हो चली है क्या? आप मानते हैं इस बात को? वो टफ फेज निकल चुका है क्या? सबसे पहले हमारा ये मानना है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम नहीं हुई है, और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और बढ़ने ही वाली है। और हमने Q4 में भी देखा कि सब प्लेयर्स ने प्राइस इंक्रीज लिया, लगभग इक्विवेलेंट लेवल का प्राइस इंक्रीज है इन द सेम बैंड। और जितने अगर मार्केट में अगर हम डिस्काउंटिंग देखें, ओवरऑल कॉम्पिटिटिव का इंटेंसिटी देखें, तो वो उतनी ही बरकरार है। और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में अगर थोड़ा सा डिमांड पे भी इफेक्ट आएगा तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी ही, उसमें
उसमें कम होने का कोई आसार नजर नहीं आता। सेकंड चीज हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल जब ऐसा आज सप्लाई चेन्स पे प्रेशर आता है, प्राइस इन्फ्लेशन होता है, तो कुल मिला के कुछ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ असर आता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो सब कंपनीज को उसका डेफिनेटली थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम में। किंतु अगर आप लार्जर लेवल पे देखें तो हम समझते हैं कि ओवरऑल कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बनी रहेगी, और हमारी कोशिश यही है कि हम किस तरह से ब्रांड को आगे बढ़ाएं, किस तरह से हम ओवरऑल एक बैलेंस्ड वे में मार्केट में Okay. बढ़ते रहें। ठीक है सर, आपकी ये बातें तो काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गई हैं। अच्छा, आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे, एयर एक्सपेंसेस टारगेट क्या है FY27 का आपका, और कैपेक्स टारगेट्स क्या है FY27 के, एंड ऑल्सो आई मीन अबाउट समथिंग अबाउट न्यू लॉन्चेस। सो ओवरऑल अगर हम देखें जो हमारा कैपेक्स एक्सपेंडिचर है आज की तारीख में लार्जली जो हमारा वैम बीएई का प्लांट है दहेज में, उसके ऊपर रहेगा। उसके अलावा कुछ और मेंटेनेंस के केपेक्स हैं। तो ओवरऑल ऐसा ज़्यादा बड़ा केपेक्स हमने इस साल अभी नहीं रखा है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर टेकिंग। दूसरी चीज़ अगर हम देखें ओवरऑल हमारा फोकस डेफिनेटली प्रीमियमाइजेशन के ऊपर है। कई नए प्रोडक्ट्स हम मार्केट में रखने वाले हैं। अभी हमने रिसेंट में ही एक एंटी डैम्प पेंट लॉन्च किया है एट अ इकोनॉमी सेगमेंट टू दैट एक्सटेंट, और आने वाले टाइम में हम और नए नए प्रोडक्ट्स नई टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में रखने वाले हैं। हम समझते हैं जो प्रीमियम मार्केट है उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है, और कस्टमर को आकर्षित करते रहेंगे ताकि और मार्केट में एक्साइटमेंट सर, बना रहे। और ओवरऑल वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर्स को लेकर अपना विचार आपने रखा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर फ्रॉम CNBC आवाज़ टीम। एक ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो बात करेंगे निफ्टी बैंक पे, थोड़ा सा अगर आप देखें डिस्कशन करेंगे, और कुछ कॉल्स। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अब आशीष से बात करते हैं उनके ऑप्शन ट्रेड के बारे में। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, एक्साइड इंडस्ट्रीज पिछले हफ्ते एक शानदार ट्रेड रहा था। इसमें स्टॉक की चार्ट्स पे एक्साइड 13-13.5% का मूव दिखाया था लास्ट वीक के कैंडल में, और इस हफ्ते भी आप देखिए खराब मार्केट में भी फ्लैटिश ट्रेड करने में सफल रहा है। तो यहाँ ऐसे ऑप्शन के थ्रू चेज करने की सलाह है। 390 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 15 रुपए पे ये ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 12 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके 20 और 25 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, एक्साइड जून 390 की कॉल। शुक्रिया आशीष, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडस्ट्री पर रखिए आपने एक ब्रेक। अगली मुलाकात 2 बजे कमाई कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।